विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। मृदाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति, सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। इसके अंतर्गत आज हमने पढ़ना है भारतीय मृदा की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल्स। मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मृदा की क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि प्रधान देशों के लिए इसका महत्व सर्वाधिक है। भारत में मृदा के अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 पे है भूमि अपरदन की समस्या यानी सॉइल इरोजन। दूसरा है जलाक्रांति की समस्या यानी वाटर लॉगिंग। तीसरा है क्षारीय भूमि की समस्या यानी अल्कलाइन। चौथा है बंजर भूमि की समस्या यानी वेस्टलैंड। पांचवा है मरुभूमि विस्तार की समस्या यानी एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड्स। छठी है मृदा अवक्षय यानी सॉइल डिप्लीशन। और सातवां है नगरों, उद्योग धंधों एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण कृषि भूमि के अपहरण यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये 7 समस्याएं खास याद रखनी है आपने, इसी को डिटेल में लिखना है मेंस में। और प्री में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मृदा की कौन कौन सी समस्याएं, 4 ऑप्शन देगा। तो भूमि अपरदन की समस्या यानी सॉइल इरोजन है, जलाक्रांति की समस्या यानी वाटर लॉगिंग है, क्षारीय भूमि की समस्या अल्कलाइन है, बंजर भूमि की समस्या यानी वेस्टलैंड है। तो इन्हीं में से कोई एक उठा के 4 पॉइंट दे देगा वो। मरुभूमि विस्तार की समस्या यानी एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड्स, मृदा अवक्षय यानी सॉइल डिप्लीशन, और नगर उद्योगों में तो आपको पता ही है ना। ठीक है। मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने तथा उसे निरंतर उत्पादन लेने के लिए यह आवश्यक है कि मिट्टी की इन समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण एक भौतिक क्रिया है। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चन, कि मृदा क्षरण क्या है, किस प्रकार की क्रिया है? आंसर भौतिक क्रिया है, जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। अब जल से कैसे? नदियां। वायु से कैसे? आपने देखा होगा लोएस जैसे मैदान भी बन जाते हैं हवा से। मंगोलिया की सबसे बारीक रेत क्या करती है, चाइना में जाके एक जगह पे जमा हो जाती है। पता नहीं कितने लाख हेक्टेयर, कितने लाख किलोमीटर स्क्वायर में मैदान बने हैं, तो लोएस के मैदान है। कहाँ की रेत है? मंगोलिया के गोबी डेजर्ट की रेत है ना। तो मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। जून 2011 में देश में मरुस्थलीकरण के संदर्भ में चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भू क्षेत्र का 32% भाग अर्थात 105.48 मिलियन हेक्टेयर भूक्षरण से प्रभावित था। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य भूक्षरण की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। फिर यहां से एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत में कौन कौन से राज्य भूक्षरण की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में वैसे लद्दाख को बोलना चाहिए, है ना। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों को मिलाकर बोलना चाहिए। गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। मृदा अपरदन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जलीय क्षरण यानी वाटर इरोजन, और दूसरा होता है वायु क्षरण यानी विंड इरोजन। तो पहले जलीय क्षरण समझ लीजिए। वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है तो मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटककर जल के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। यह प्रक्रिया मृदा की किस्म, भूमि की ढाल, वनस्पति, वर्षा की प्रचंडता, अवधि यानी वर्षा की अवधि पर निर्भर करती है। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस 2021 के अनुसार देश में 36.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल कटाव के कारण बंजर हो गया है या हो रहा है। जल द्वारा मृदा क्षरण के प्रकार। जल द्वारा 9 प्रकार का मृदा क्षरण होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर प्री का क्वेश्चन बनेगा। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में तो अपस्फुरण बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन। अपस्फुरण यानी स्प्लैश इरोजन, परत क्षरण यानी शीट इरोजन, क्षुद्र सरिता क्षरण यानी रिल इरोजन, अवनलिका क्षरण यानी गली इरोजन, GULLY गली इरोजन, और भूस्खलन क्षरण यानी स्लिप इरोजन, सरिता तट क्षरण यानी स्ट्रीम बैंक इरोजन, पीठिका क्षरण यानी पेडेस्टल इरोजन, हिमानी क्षरण यानी ग्लेशियल इरोजन,
और सागरीय क्षरण यानी मैराइन और बीच इरोजन। तो ये आपने क्या करना है, जल द्वारा जो 9 प्रकार के मृदा क्षरण होते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन बनाएगा कि जल द्वारा मृदा क्षरण में कौन कौन शामिल हैं। तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कीजिए। अपस्फुरण, परत क्षरण, अपस्फुरण मतलब स्प्लैश इरोजन, परत क्षरण मतलब शीट इरोजन, क्षुद्र सरिता क्षरण मतलब रिल इरोजन, अवनलिका क्षरण मतलब गली इरोजन, भूस्खलन क्षरण मतलब स्लिप इरोजन, सरिता तट क्षरण मतलब स्ट्रीम बैंक इरोजन, पीटिका क्षरण मतलब पेडेस्टल इरोजन, हिमानी क्षरण मतलब ग्लेशियल इरोजन और सागरीय क्षरण मतलब मेराइन और बीच इरोजन। जल द्वारा अपरदन के ये सब जो प्रकार हमने पढ़े में कृषि के दृष्टिकोण से परत और अवनलिका क्षरण बहुत ही विनाशकारी हैं। फिर पूछेगा आपसे 9 प्रकार के जो क्षरण होते हैं, जल द्वारा मृदा क्षरण होता है, उनमें सबसे खतरनाक कौन से हैं, सबसे विनाशकारी कौन से हैं? तो आपने बोलना है शीट इरोजन यानी परत क्षरण और दूसरा अवनलिका क्षरण यानी गली इरोजन। जब आप इनको याद भी करेंगे तो इन दो को सबसे पहले याद करना आपने, शीट इरोजन और गली इरोजन। ठीक है। परत अपरदन क्या होता है, शीट इरोजन क्या होता है? यह जलीय अपरदन का एक प्रकार है। इस प्रकार के अपरदन में मृदा की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। यह मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। कारण स्वरूप इस अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। किसान की मौत से क्वेश्चन बना हुआ है कि किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है किसको? आंसर शीट इरोजन, यानी मिट्टी की ऊपर की जो सबसे अच्छी लेयर होती है वो क्या हो जाती है? बह जाती है। ठीक है। तो किसान की मौत से क्वेश्चन बना है। अधिक गहन वर्षा में जब खेत का पानी अधिक गंदापन लिए होता है तो इस प्रकार का कटाव अधिक होता है। उर्वरता हानि की दृष्टि से यह सबसे ज्यादा हानिकारक अपरदन है। अगर हम बोल रहे हैं किसी खेत की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शीट इरोजन है। क्या है? दूसरा होता है अवनलिका अपरदन यानी गली इरोजन। क्षुद्र सरिता का विकसित रूप ही अवनलिका है। क्षुद्र सरिता का विकसित रूप ही अवनलिका है। ये जुताई में नष्ट नहीं होती तथा कृषि कार्यों में बाधा पहुंचाती है। आगे चलकर ये नालियों, नालों एवं नदियों का रूप धारण कर लेती है। कभी जाना आप मैदानी भागों में भी जाओगे तो दिख जाएगा आपको, जिनको उत्तराखंड में गाड गदेरे बोलते हैं, उस तरह से क्या खेतों के बीच में से जुताई से भी नष्ट नहीं होती है और कृषि कार्यों में बाधा पहुंचती है। ये अवनलिकाएं विभिन्न प्रकार का आकार ग्रहण कर लेती हैं, जैसे यू और वी आकार अथवा सुरंग यानी टनल शेप्ड अवनलिका, यू, वी और टनल शेप्ड। ठीक है। भारत में मालवा पठार का चंबल घाटी बाह्य क्षेत्र अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको, जो वनडे एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं या जो भी आप कंपटीशन देते हैं उसमें पूछेगा कि अवनलिका अपरदन का जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है भारत में वो कौन सा क्षेत्र है? आपने बोलना मालवा पठार का चंबल नदी बाह्य क्षेत्र। ठीक है। आपने सुना होगा बीहड़, क्या बने हुए हैं? चंबल के बीहड़, जिनमें डाकुओं के छुपने की सबसे अच्छी स्थान माना जाता है। सुना है चंबल के बीहड़, रिवाइंस, अवनलिका अपरदन का ही बड़ा हुआ रूप है वो। ठीक है। हिमालय, पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय उच्च भूमियां जैसे तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन ने विस्तृत क्षेत्रों को बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड या उत्खात भूमि यानी बैडलैंड में बदल दिया है। कहां पर? हिमालय, वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री और प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों जैसे तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन ने विस्तृत क्षेत्रों को बंजर भूमि बोलते हैं वेस्टलैंड को, या उत्खात भूमि बोलते हैं बैडलैंड में बदल दिया है। उसके बाद भूमि विघटन यानी लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो लैंड डिग्रेडेशन का व्यापक विस्तार सभी बड़े राज्यों में दिखाई देता है, जिसमें राजस्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। भूमि विघटन यानी लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? आंसर राजस्थान में हुआ है। विनष्ट भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रमुख घटक है। उत्खात भूमि के 4 वृहत क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्खात भूमि यानी बैडलैंड के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्खात भूमि के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला, पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल, पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल। नंबर 2, चंबल तथा उसकी सहायकों
सहायक नदियों के मध्यवर्ती तथा निचले मार्ग और चंबल यमुना दोआब। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से पूछें कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, तो बोलेगी कि भारत में उत्खात भूमि के 4 जो बृहद क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा हो गया, पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल। दूसरा हो गया चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के मध्यवर्ती तथा निचले मार्ग और चंबल यमुना दोआब। तीसरा हो गया छोटा नागपुर प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश और राजमहल पहाड़ियों के कुछ भाग, यानी छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियां, इसके अगल बगल भी वेटलैंड दिखेंगी आपको। चौथा हो गया गुजरात में खंबात की खाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र। खंबात की खाड़ी के पूर्व यानी ईस्ट और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित क्षेत्र, ये 4। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। आईएएस में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि क्या मृदा अपरदन 2 प्रकार का होता है। तो जलीय क्षरण हमने पढ़ लिया, वाटर इरोजन। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वायु क्षरण यानी विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां पर तापक्रम ऊंचा रहता है वायु का वेग अधिक होता है, वायु का वेग अधिक होता है। मृदा शुष्क एवं मोटे कणों वाली होती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है, वहां पर वनस्पति आवरण नहीं पाया जाता। ऐसे क्षेत्रों में वायु के द्वारा मृदा का क्षरण अधिक होता है। ये समझ में आया। डेजर्ट में वैसे भी जो टीले दिखते हैं ना आपको, आज यहां दिख रहा कल को नहीं दिखेगा वहां पर, हो सकता है हवा उसको उड़ाकर कहीं दूसरी जगह पर क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे। बरखान सुना होगा आपने, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, चेंज वहां पर क्या होता रहता है, क्षरण होता रहता है। डेजर्टिफिकेशन एटलस 2021 के अनुसार वर्ष 2018-19 में देश का 17.94 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वायु अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। भारत के प्रमुख क्षेत्र जो वायु द्वारा मृदा क्षरण से प्रभावित हैं वो है पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान। दूसरा है हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी और हिसार। कौन कौन, हरियाणा में गुड़गांव जिसको बोलते थे, गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी और हिसार। पंजाब में फिरोजपुर और कपूरथला, पंजाब में फिरोजपुर और कपूरथला। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा और जौनपुर। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में पुरी, गुजरात में कच्छ, कर्नाटक में हंगारी और तालकांड, तमिलनाडु में रामेश्वरम भूखंड, तिनीवेली, मदुरई, रामनाड, सलेम और कोयम्बटूर के कुछ क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में नल्लौर, गुंटूर, कृष्णा, विशाखापत्तनम के कुछ क्षेत्र। इतना क्लियर हो गया। भारत में वायु द्वारा मृदा क्षरण से प्रभावित क्षेत्र हैं ये। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करने पड़ेंगे, जगह याद करनी पड़ेगी। तमिलनाडु में रामेश्वरम भूखंड, तिनीवेली, मदुरई, रामनाड, सलेम, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, गुंटूर, कृष्णा, विशाखापत्तनम। ठीक है। अब एक अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जलाक्रांत मृदा यानी वाटर लॉगिंग सॉइल क्या होती है। तो जिस प्रकार जल की कमी के कारण फसलों की वृद्धि रुक जाती है, उसी प्रकार फसल की आवश्यकता से अधिक जल भूतल यानी लैंड सरफेस या भूमिगत अंडरग्राउंड के जमा हो जाने से भी फसलों की वृद्धि रुक जाती है तथा फसलें सूखने लगती हैं। इस स्थिति में या तो फालतू पानी भूमि पर एकत्रित हो जाता है और भूमि दलदली हो जाती है, अथवा पृष्ठीय भाग पर जल धारण क्षमता के आसपास सदैव नमी बनी रहती है। इस प्रकार की मृदा को जलाक्रांत मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलाक्रांत मृदा में ऑक्सीजन के अभाव के कारण बीजों का जमाव नहीं होता और जड़ों के समीप CO2 की सांद्रता बढ़ने से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। अब ये आपका प्री का क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो जलाक्रांत मृदा होती है उसमें बीजों की जमाव और बीजों की वृद्धि या जड़ों की वृद्धि क्यों नहीं होती। तो आपने बोलना जलाक्रांत मृदा में ऑक्सीजन के अभाव, मेन कीवर्ड जो है वो क्या है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण बीज का जमाव नहीं होता है तथा जड़ों के समीप CO2 की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ने से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। 5 बंजर भूमि वाले राज्य बता दूं आपको कौन कौन से हैं। एक है जम्मू कश्मीर, इसको लद्दाख भी बोलना चाहिए। लद्दाख जो है बंजर है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख आपका। क्या है? राजस्थान, दूसरा क्या हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया महाराष्ट्र, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश।
तो सबसे कम बंजर भूमि वाले राज्य हैं वो है पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ठीक है। तो जो एटलस है ना, वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019, उसके आंकड़े बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर दो भागों में टूट गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो कुछ भाग जो बंजर भूमि का पार्ट है, कुछ आपका जम्मू कश्मीर में आ गया, कुछ भाग आपका, ज्यादा भाग जो है वो लद्दाख में चला गया। पर लद्दाख से ज्यादा बंजर भूमि राजस्थान में, इसलिए अब नंबर 1 पर क्या आना चाहिए? राजस्थान आना चाहिए। ठीक है। तो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये डेटा दरअसल वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019 के थे। जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर। अब किसको बोलना है आपने? राजस्थान को बोलना है। उसके बाद मृदा अवक्षय क्या है? सॉइल डिप्लीशन। ये मेंस का क्वेश्चन होता है, मेंस में आता है आपके पास 4 नंबर में आएगा, 50 शब्दों में लिखना है। तो मृदा अवकर्षण अथवा अवक्षय को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू-आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता सुधारने के लिए कुछ प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैविक पदार्थों यानी जैसे फसलों के अवशिष्ट भाग, खली की खाद, हरी खाद, इसमें वृद्धि की जाती है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है। और तीसरा, सस्यावर्तन यानी क्रॉप रोटेशन, भूमि को परती छोड़ना और मिश्रित कृषि करना। यानी मृदा अवक्षय, मृदा अवकर्षण एक ही चीज है आपका, सॉइल डिप्लीशन। सॉइल डिप्लीशन को ही क्या बोलते हैं? मृदा अवक्षय बोलते हैं या मृदा अवकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें होता क्या है? मृदा की उर्वरता का ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, यानी मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? जैविक पदार्थों यानी जैसे फसलों के अवशिष्ट भाग होते हैं उसको मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, या खली की खाद जो होती है उसको मिलाया जाता है मिट्टी में, या हरी खाद जो होती है, जैसे मूंग है आपका, मूंग जो उगता है ना, मूंग दाल होती है, उसका जो वो होता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। उससे क्या होगा? जो मृदा अवकर्षण या मृदा अवक्षय की समस्या होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। या तो फिर रासायनिक उर्वरकों द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि की जाएगी। अरे मिट्टी भी वैसी ही है। आपने जब चैप्टर पढ़ा सबसे पहले, तो क्या पढ़ा आपने? हाँ जी, क्या पढ़ा? मिट्टी को क्या पढ़ा आपने? नहीं नहीं, जीवित उसमें रखा जाता ना मिट्टी को। जैसे आप लोग हो भाई, नहीं कर रहा लीवर ढंग से काम, नहीं मिल रहे। नहीं नहीं, बायोटिक का बायोटिक। जब हमने मिट्टी को सबसे पहले पढ़ा तो मिट्टी को क्या बोला हमने? एक लाइन बताई थी मैंने आपको, जीवित क्या? तो इसमें जैसे आपके शरीर में माना विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन की कमी होती, तो आप क्या करते हो? हाँ जी, सैसे पीते हो विटामिन डी के, या विटामिन B12 मल्टीविटामिन खाते हो। ऐसे मिट्टी का भी होता है भाई, मृदा अवक्षय, सॉइल डिप्लीशन, उसके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पोषण स्तर गिर जाता है। तो तब क्या करना पड़ेगा? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, पोषक तत्वों में वृद्धि करनी पड़ेगी। या फिर तीसरा तरीका होता है सस्यावर्तन यानी क्रॉप रोटेशन, यानी भूमि को परती छोड़ दिया जाता, परती मतलब फिर उगाया नहीं जाएगा उसमें, या फिर मिश्रित कृषि की जाएगी, उसमें मिक्स फार्मिंग की जाएगी। किसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग? अच्छा, मतलब खूब सारी फसल उगा दी, मिक्स फार्मिंग। अरे भाई, कृषि के साथ पशुपालन को मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। हाँ, ये थोड़े कि दो तीन फसलें एक साथ उगा दी।
पशुपालन भी साथ में करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, अपने खेत में अगर कोई बंजर पड़ा हुआ खेत, वहां पे आप एक गाय पाल लीजिए। क्या पालिए? अब क्या होगा, गाय का जो गोबर होगा, गौमूत्र होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, और फिर जब उसके बाद क्या करना, कुछ समय बाद जब आप गाय, क्योंकि ज्यादा समय तक तो मुझे नहीं लगता कि पाल पाओगे, फिर बेच दोगे आप, अब उस मिट्टी में उगा के देखना। तो जो भिंडी का पौधा जो 2 फीट 3 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट उगता था, वो हो सकता है कि 8 फीट का हो जाए। इतना, और उसमें इतना लगेगा आपका कि आप परेशान हो जाओगे खाते खाते। समझ में आया? मिक्स फार्मिंग हमारी जो परंपरा थी वो क्या थी? मिक्स फार्मिंग थी, कृषि के साथ साथ पशुपालन। लेकिन क्या कहा बाहर वालों ने? आदिवासी होगी तुम, अनपढ़ हो, अशिक्षित होगी, है ना। आज खुद वो यही काम कर रहे हैं, मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो गौशाला के अगल बगल की जमीन होती है ना, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। वहां पे आप कुछ भी उगाओगे, बहुत अच्छा उगेगा। ठीक है। इवन ये भी शोध हुए हैं कि आपने 4 पेड़ लगाए, कितने? 4 पेड़ लगाए, 3 पेड़ आपने दूर लगाए जहां से आपका रास्ता नहीं है, और एक पेड़ आपने ऐसे स्थान पर लगाया जहां से बहुत आवत जावत है। आवत जावत समझते हो? जहां पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़ा प्रेम कर रहे हैं, आप बार बार उस पेड़ पर क्या कर रहे हैं? हाथ लगा रहे हैं, बार बार हाथ लगा रहे हैं, मतलब प्रेम से। ठीक है। तो इस वृक्ष की वृद्धि अन्य 3 वृक्षों से ज्यादा होगी। किसकी? पहले वाले की, जो आपने कहाँ रखा, कहाँ लगा रखा? गांव के जो पहले पंचायतें बैठती थी, पेड़ के नीचे बैठती थी, मतलब सारे बुजुर्ग जो बैठते थे कहाँ, तो उस पेड़ की वृद्धि देखना, कई कई सालों तक 4 4 पीढ़ियां निकल जाती थी, 5 5 पीढ़ियां, लेकिन वो वृक्ष की वृद्धि जो होती थी, क्या होती थी? गांव में एक पेड़ जरूर होता था ऐसा। नहीं पता? क्योंकि कंक्रीट के जंगल देखे पैदा होती, तो कहां से पता होता। चलो जी, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, तो ये प्रैक्टिकल कर लो आज ही। दो पेड़ लगाना आप, एक अपने घर के नजदीक। अच्छा, घर के नजदीक क्या होता है, उसकी वृद्धि इसलिए भी ज्यादा होती है आवत जावत में, कि हर चीज मिल रही है उसको, जैसे पानी, चाय पत्ती डाल दिया आपने, कोई चीज डाल दी, उसको पोषण मिल रहा है। दूर जो है बेचारा, वो क्या अकेला है, क्या है? हाँ। मृदा क्षरण, सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ ये फिर इंपॉर्टेंट है कि मृदा संरक्षण क्या होता है। क्षरण नहीं, सॉरी, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। संरक्षण कैसे करेंगे? यदि मृदा अच्छा, अगर ये पहले वाला जो मैंने बताया आपको, मृदा अपक्षय या सॉइल डिप्लीशन या मृदा अवकर्षण, यहां से मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता कि मृदा अवकर्षण से जो उर्वरता का ह्रास होता है या उत्पादकता जो कम हो जाती है, उसको सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन देता मैं। पहला ऑप्शन देता मैं, जैविक पदार्थों में वृद्धि, जैविक पदार्थों में वृद्धि। दूसरा मैं देता, रासायनिक उर्वरकों द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि। तीसरा मैं देता, सस्यावर्तन, यानी क्रॉप रोटेशन। चौथा मैं देता, मिश्रित कृषि। और 5वां ऑप्शन देता मैं, भूमि को परती छोड़ना। तो 5वां ऑप्शन क्या देता, और तब पूछता आपसे, यूपीएससी ऐसा ही करती है, तब पूछती कितने सही है। आंसर 5 सही है। क्या है? 5 सही है। अगला टॉपिक है मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है, तो स्पष्टता मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है, और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं में को सुधारा जाता है। निम्नीकृत मतलब जो मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है या मिट्टी में उत्पादकता कम हो गई है, उसको, उन दशाओं को सुधारा जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा संरक्षण। कंजर्वेशन तो वैसे भी जहां पर शब्द आएगा, इसका मतलब क्या होता है? संरक्षित करना है उसको। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट। अगर आपने देखा होगा जहां जो भी किसान होता है उसके खेत कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं बिल्कुल। अब जो यहाँ उत्तराखंड में जब खेती होती है तो वो कैसी होती है, सीढ़ी नुमा होती है। सीढ़ी नुमा में भी क्या करते हैं बताओ? हाँ जी, अरे तलाऊ उपराऊ खंटील नहीं पूछ रहा हूं मैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, उनको भी क्या कहता है, बल्कि जो इसमें इसमें हल्का सा ढाल पहाड़ की तरफ रखा जाता है। अगर हम ऐसे बना देंगे सीढ़ी नुमा खेत, अगर ऐसे बन गया माना खेत ऐसे, तो भाई बारिश का पानी सारा नीचे, और जो आपने पुस्ता लगा रखा वो ढह जाएगा। तो नमी को बनाए रखने, इसीलिए देखना उत्तराखंड में जो खेत होंगे उनके जो उस जो जो दीवार वाला साइड होगा उसमें बहुत अच्छी घास होती है, और सबसे अच्छी जो फसल होगी, मोटी फसल जो होगी वो उस तरफ होती है। नहीं आया समझ में? अरे कहाँ जा रहे हैं यार, ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि इमेजिनेशन, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है फिर। सीढ़ी नुमा खेत देखे हैं? जहां आप रहते हो वहां सीढ़ी नुमा ही खेत थे, पहले खेती होती थी। तो मैंने कहा जैसे ये है सीढ़ी, एक खेत ये है, एक खेत ये है, इस खेत को थोड़ा सा ऐसा रखा जाएगा। कैसे? ऐसे कैसे रखा जाएगा? अब क्यों रखा जाएगा? अगर हमने इसका ढाल ऐसे रख दिया, ऊपर से बरसात का जो पानी बह के आएगा वो खेत की सारी उर्वरता को नीचे, मतलब तलाऊ भूमि तो बहुत उपजाऊ हो जाएगी, उपराऊ जो होगी वो कैसी हो जाएगी? इसको हल्का सा ऐसे, पूर्वज बड़े समझदार थे, तो मैंने कहा जब आप यहाँ फसल उगाओगे तो इस तरफ की फसल जो होगी ना वो ज्यादा अच्छी होती है, और यहां पर क्या होगी, घास होगी लगी हुई बड़ी सुंदर। तो पशुपालन के लिए घास यहां से काटा जाता है और फसल यहां से प्राप्त की जाती है। नहीं आया समझ में? दरअसल हुआ ये कि जब आप बड़े हुए ना तब तक वहां कंक्रीट के जंगल बन गए, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगा अभी। ऊपर जाओ, ऊपर तो होंगे अभी, ऊपर वाले क्षेत्र में होंगे खेत, आज जाके देखना, ठीक है? कैसे पता चलता है? एक पाइप लेना, पतला सा जो होता है, उसमें पानी डालना और उससे लेवलिंग देखी जाती है पूरी, ठीक है? तो चलिए, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? भारत के विभिन्न भागों में अति चराई, बहुत ज्यादा चराई और स्थानांतरित कृषि ने भी भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। ये अगली लाइन है, बहुत ज्यादा जब चराई हो जाती है तो भी क्या हो जाता है, भूमि खराब हो जाती है। स्थानांतरित कृषि यानी आज हमने जंगल यहां जलाया, झूम खेती जिसको बोलते हैं, वो भी क्या कर रही है, उसके कारण भी भूमि के प्राकृतिक आवरण दुष्प्रभावित हो गया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए। आप बहुत ज्यादा चरवाओगे ना पशुओं से तो भी अपरदन होगा। क्या होगा? ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, कंटूर फार्मिंग, समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन, ये उपचार के ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए किया जाता है। सस्यावर्तन मतलब क्रॉप रोटेशन, एक जैसी फसल नहीं उगानी है, एक फसल उगाई उसके बाद अगली फसल उगाई। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किए हैं। अब यहां से फिर एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आंसर जोधपुर में है। इसको इंग्लिश में देखिए जरा क्या बोलते हैं, सेंट्रल एरिड
जोन या भूमि को क्या बोल रहा है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इंग्लिश में देखिए इसको। आपने एक चीज और देखी होगी, मैदानी भागों में पॉपुलर के पेड़ लगाए जाते हैं किनारे, बहुत जल्दी उग जाते हैं वो। पॉपुलर बोलते हैं नीचे, किसान तो बहुत जल्दी 1 साल 2 साल में ग्रोथ हो जाती है, सीधे होते हैं बिल्कुल। क्यों कर रहे हो ऐसा? दोनों चीजें फायदा हो रही है उनकी। एक तो क्या, ये जो मृदा अपरदन है उससे बचाव हो रहा है ना। दूसरा, वो 2 साल में बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो कटिंग करके जाते हैं, उसको खरीदते हैं, पेटियां बनाने के काम आती हैं। जितनी भी आपकी पेटियां होती शायद, प्लाई बनती है उससे, है ना, साइड में लगाते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? राजस्थान में। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि समरूपण और लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती हैं। भूमि का उनकी क्षमताओं के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए, भूमि उपयोग के लिए मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तब आपने आंसर देना भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं। भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं, यानी भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। अब इसके बाद वन संसाधन रिपोर्ट पढ़नी है हमने, लेकिन हमें 2023 की चाहिए। कब की? 2023 की। ठीक, उसके बाद मैं इसको अभी रोककर मैं अगला टॉपिक उठा रहा हूं। कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ? तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में व्यापक और वैविध्यपूर्ण भौगोलिक विशिष्टताओं, जलवायु परिस्थितियों व पारिस्थितिकी कारकों में भिन्नता के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव और राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। उच्चावच मृदा और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पतियों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आईएएस मेंस में पूछ चुका हो 2023 में। भारत में वर्षा वन का अनुसरण करते हैं। भारत में वन जो है वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। जिन भागों में भारी वर्षा होती है वहां घने हैं, सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले वन और कम वर्षा वाले भागों में कंटीले वन व झाड़ियां पाई जाती हैं। सामान्य रूप से भारतीय वनों का वर्गीकरण: नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 2 पहला हो गया ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा हो गया कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसूनिक फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन। अगला होगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगला हो गया शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति यानी एरिड थॉर्नी वेजिटेशन।
अगला होगा डेल्टाई वन यानी डेल्टाई फॉरेस्ट, अगला हो गया पर्वतीय वन यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट, है ना। तो ये इस प्रकार से आपने क्या करना है, बाकी समूह पढ़ेंगे तो समूह तो बहुत सारे हैं। अगर मैं वन प्रकार समूह में वनावरण की बात करूंगा, 2019 की जो रिपोर्ट है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार यानी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, तटीय ज्वारीय यानी लिटोरल और स्वैम्प वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, उष्णकटिबंधीय कांटेदार यानी ट्रॉपिकल थॉर्न, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार यानी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय यानी सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, ऐसे ही उष्णकटिबंधीय कोणधारी यानी सब ट्रॉपिकल पाइन, उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी यानी सब ट्रॉपिकल पाइन, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार यानी सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण यानी माउंटेन वेट टेम्परेट, ऐसे ही हिमालयी नम समशीतोष्ण मतलब हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण यानी हिमालय ड्राई टेम्परेट, उप अल्पाइन और अल्पाइन यानी सब अल्पाइन एंड अल्पाइन। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, वनावरण का प्रतिशत अगर पूछेगा तो 40.86 जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वन है। कौन है? दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वन है, और तीसरे नंबर पे आपके उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये तीन याद कर लेना आप, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर विभिन्न वन प्रकार समूहों में वनावरण के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वन है वो किस समूह के हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वन। क्या है? दूसरे नंबर पर जो है वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस यानी 17.65। जो पहला वाला था 40.86% पर है, ये वाले 17.65% पे हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो 9.27% पर है। ये तीन याद कर लीजिए, क्रम पूछेगा इनका। और ये 2019 की रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट जब आएगी तो फिर चेंज हो सकता है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है वैसे। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा और वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। अतः यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये वन बहुत घने होते हैं, इनमें 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। कितने? 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से ताड़, महोगनी, रबर, सिनकोना, कटहल, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, बेंत ये सब उगते हैं। भारत में इस प्रकार के वन 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगे हैं। सदाबहार वन जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल नहीं, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो विंडवर्ड साइड है जहां मानसून टकराता है, हिमालय की तराई और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की तराई, कर्नाटक का पश्चिमी भाग, बाकी जो 7 सिस्टर्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अर्ध शुष्क सदाबहार वन ये थोड़ा कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इसमें जो मुख्य प्रजातियां होंगी, वृक्ष प्रजातियां, वो कौन सी होगी? साइडर होगी, होलक होगी और कैल होगी। कौन कौन सी? साइडर, होलक, कैल। फिर क्वेश्चन बनेगा साइडर, होलक और कैल, ये ऐसे बनेगा कि अर्ध सदाबहार वनों में कौन कौन से वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? एक हो गया साइडर, एक हो गया होलक, एक हो गया
कैल। ठीक है, सदाबहार वनों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? नंबर 1, घने वन होते हैं, वृक्षों की बहुरूपता होती है, कठोर लकड़ी का औद्योगिक महत्व होता है, हजारों प्रकार के वन्य प्राणी मिलते हैं, दलदल भूमि मिलती है, विदोहन करना इसलिए कठिन होता है, दलदली भूमि होती है, सीमित महत्व होता है, सीमित महत्व के वन है। क्या है? इवन अगर आप अमेजन के जंगलों में भी जाएंगे ना तो वहां भी दलदल है। क्या है? दलदल है, एनाकोंडा जैसे सांप है, बायोडायवर्सिटी है। यार हम तो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि दलदल हो जाता है इसलिए, क्योंकि धूप नहीं पहुंच पाती नीचे तक। भाई वृक्ष लंबे होते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचता सदाबहार वनों में, जिसके कारण क्या होता है, नीचे नमी रहती है, नमी बढ़ते 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 दलदल बन जाता है, और अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं इनमें, है ना। वृक्षों की बहुरूपता होती है। कितना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसूनिक फॉरेस्ट। भारत में इस प्रकार के वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते। इन वनों में क्या होता है, साल, अब साल तो आप सब जानते हैं, चौखट बनती है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, कहावत है। 100 साल तक वो खड़ा रह सकता है वो वृक्ष, 100 साल उसको काट के डाल दो तो भी नहीं सड़ेगा, 100 साल उसे सड़ने में लगते हैं। सांखू, सागौन, टीक जिसको बोलते हैं, टीक वुड। कभी जाओगे आप फर्नीचर लेने, अभी तो बेरोजगार हो, और जब अपने घर के लिए लेने जाओगे तो क्या, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये किस चीज का टीक वुड है जी, ये इसलिए महंगा है। शीशम, मकान बनाओगे पता चलेगा दरवाजे बनाते हुए। मकान बनाने में 3 कीमतें आती हैं, एक मकान बनाने की, दूसरा ये जो आप खिड़की दरवाजे लगाते हो, और तीसरा, नहीं जी इंटीरियर तो बाद की बातें हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आप क्या करते हो, कॉपर वायरिंग कराते हो, ये 3 खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है। शीशम, चंदन, आम, हरड़ बहेड़ा, आंवला, महुआ, हल्दू, ये वृक्ष पाए जाते हैं। हल्दूवनी, हल्द्वानी, हल्दू के वृक्ष थे ना, इसलिए हल्द्वानी का नाम क्या है, हल्दू। हल्दी मत पढ़ लेना, हल्दी अलग चीज है, हल्दी पौधा होता है छोटा। हल्दी की एक विशेषता होती है, पेड़ों के नीचे भी उग जाती है, ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती हल्दी को, है ना, इसीलिए क्या होता है, जहां वृक्ष होते हैं उसके नीचे लगा देते हैं हल्दी को। और कैसे गुण होते हैं हल्दी के? औषधीय गुण होते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मरिक। जो सौंदर्य प्रसाधन में पहले हमारे यहाँ हल्दी का ही प्रयोग होता था। इसका चोट आदि लगने पर हल्दी ही पिलाई जाती थी दूध के साथ, और आज पता चल रहा है कि वास्तव में उसके अंदर क्या है, ऐसे गुण हैं जो अंदरूनी चोटों को भी क्या कर देती है, सही कर देती है जल्दी। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, गिरिपद बोलते हैं, जैसे हम लोग गिरिपद में हैं, ये शिवालिक है सामने, उसके पैरों पर हैं हम, पर्वत पादीय प्रदेश, फुट हिल्स पर हैं हम, है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में है। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। भारत में लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इस प्रकार के वन फैले हैं। पतझड़ वाले वनों की विशेषताएं, नंबर 1, वृक्ष कम लंबे और खुले वन, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, खुले वन होते हैं। समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष होते हैं। अधिक व्यावसायिक लकड़ियां मिलती हैं। सबको चौखट किसकी चाहिए, साल की चाहिए। किसकी चाहिए, चौखटें साल की बनेंगी, और जो पल्ले बनेंगे वो शीशम के बनेंगे। तो अधिक व्यावसायिक लकड़ियां पाई जाती हैं। देश के सर्वाधिक महत्व वाले जो वन हैं वो कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसूनिक फॉरेस्ट भारत के मतलब या देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन है। चारागार, कच्चा माल भी मिलता है, और इनको बराबर पुनः स्थापित करना, ये क्या है,
शीशम लगा दीजिए, आप आज लगा दीजिए, अभी तो नहीं मिलेगा उसका आपको क्या रिटर्न, लेकिन 20-25 साल बाद, 20 साल बाद आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फॉरेस्ट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स शुष्क मैदानी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन भागों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ वर्षा ऋतु में लंबी लंबी घासें उग जाती हैं। नदी, झील एवं आर्द्र भागों के निकट पतझड़ वृक्षों के कुंज या कतारें भी पाई जाती हैं। मैदानी भागों में अब घास के मैदान प्राय समाप्त हो चुके हैं। यहाँ सभी ओर सिंचाई की सहायता से कृषि का विस्तार किया गया है, परंतु पठारी भागों में कहीं कहीं घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति यानी एरिड थॉर्नी वेजिटेशन। इस प्रकार के वन भारत के शुष्क भागों में जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती पाए जाते हैं। वृक्षों को वाष्पीकरण तथा पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे प्रदान किए हैं। इन भागों में वन छोटे छोटे वृक्षों या कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी तथा पत्तियों के साथ कांटे होते हैं। मोटी छाल वृक्षों की गर्मी से रक्षा करती है। इन वनों में बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ी, रीठा, कीकर, पलाश, खैर। खैर से याद आया कुछ? कत्था किससे होता है? कत्था किससे मिलता है? खैर वृक्ष से मिलता है। बेर, आंवला, रोहिड़ा, करील ये वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा भीतरी कर्नाटक में है। अब ये होते हैं वृक्ष करील, रोहिड़ा। इसके लिए जाना पड़ेगा कहाँ? राजस्थान, गुजरात। मैं आपको चीड़ दिखा सकता हूँ, देवदार दिखा सकता हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड में देवदार देखा है, खुशबू, ये तेलीय वृक्ष हैं। देवदार हो गया, चीड़ हो गया। चीड़ को कच्चा भी जला सकते हैं आप, चीड़ की लकड़ी में, क्योंकि क्या होता है? लीसा होता है। लीसा से क्या निकलता है? तारपीन। कैसा होता है? तो चीड़ की लकड़ी में जो तेलीय वृक्ष है ना, इनको अगर कच्चा भी जलाओगे आप तो जल जाएगा, बढ़िया धुआं करता है। लेकिन मरुस्थलीय वनों की विशेषताएं। इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए एवं कांटेदार व कम पत्ती वाले वृक्ष। दरअसल जो कांटे हैं ना, वो पत्तियां ही हैं उस पेड़, उस वृक्ष की, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसलिए वो कांटे बन जाती हैं। वो पत्तियां क्या बन जाती हैं भाई? आप अगर एक वृक्ष है जो डेजर्ट में है, उसको क्या करना है? अपनी छाल मोटी करनी है ताकि गर्मी से बचे। और दूसरा, पत्तियां अगर होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, तो पत्तियां क्या हो जाती है? कांटा बन जाती है। क्या बनती हैं? तो उस वृक्ष की पत्तियां ही वो कांटे हैं, ठीक है। पशुओं से रक्षा। इनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के लिए किया जाता है भाई। खजूर, रोहिड़ा, बबूल आदि जो वृक्ष हैं वो मानवोपयोगी हैं। बबूल पैसे वसूल, सुना है? अब देखो ना, अलग अलग जगह पर ये टूथपेस्ट वगैरह अब बने। कब? पहले लोग क्या करते थे? हाँ जी, उत्तराखंड में लोग क्या करते थे? टेमरू का प्रयोग करते थे। किसके लिए? दंतन के लिए। टेमरू समझते हो? कंटीला होता है, झंझनाहट होती है, लाल दंत मंजन में पड़ता है। वो झंझनाहट जो होती है ना जीभ में या होठ में, वो टेमरू से होती है। तेज बल बोलते हैं उसको। जौनसार में एक मेला लगता है, मछमौण, मछली मारते हैं उसके पाउडर से। इससे मतलब टेमरू का आप पाउडर डाल दीजिए पानी में, मछलियां उल्टी, झंझनाहट होती है ना। ऐसे ही राजस्थान में बबूल से है ना। नीचे उत्तर प्रदेश में गन्ना, सुबह चले गए खेत में, गन्ना तोड़ा, एक गन्ना खाया, दांत साफ, और बुढ़ापे तक टूटते नहीं थे। अभी क्या हो रहा है पता नहीं, कौन कौन से टूथपेस्ट, लेकिन कैविटी, बच्चों की भी कैविटी हो रही है, कारण अत्यधिक मीठे का प्रयोग, है ना। गन्ना, एक गन्ना चबाओ सुबह सुबह, ब्रश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए फिजिकल, क्योंकि उसमें क्या है? हाँ जी, C6H12O6 है, शुगर है उसमें।
चलो जी, डेल्टाई वन, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। डेल्टाई भूमि समतल और नीची होने के कारण उसमें समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है, अतः इन भागों में सदाबहार के ज्वारीय वन मिलते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ी कठोर और छाल जो होती है क्षारीय हो जाती है। इन लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में और छाल का उपयोग चमड़ा पकाने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चमड़ा पकाने में, छाल का उपयोग चमड़ा पकाने और रंगने में किया जाता है। इन वनों में मैंग्रोव, गोरने, ताड़, कैसूरिना, नारियल, फोनिक्स, नीपा, पाम और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। वो जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा, उसका नाम सुंदरवन है ही इसलिए सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों है। आंसर, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण, जिसकी लीव सिल्वर कलर की होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, तो इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। डेल्टाई वनों की विशेषता क्या है? डेल्टा या दलदली क्षेत्रों के सदाबहार वन, कठोर लकड़ी व क्षारीय छाल, दुर्गम वन, सीमित उपयोग, भारत में सुंदर वन कहे जाते हैं। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट। ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं, इनका विस्तार असम से कश्मीर तक है। ये वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में अंतर आता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसमें ओक, देवदार, बर्च मतलब भोजपत्र, बर्च मतलब भोजपत्र, और मैपल के वृक्ष पाए जाते हैं। मैपल आपने देखा होगा, कनाडा के झंडे पर मैपल लीफ होती है। कनाडा के झंडे पे कौन सी लीफ है? मैपल लीफ। पंजाब में अधिकतर लोग जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें कनाडा का झंडा होता है, मैपल लीफ होती है उसमें, ठीक है। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन उगते हैं। इन वनों में सिल्वर फर, जूनिपर, बुरास यानी रोडोडेंड्रॉन जिसको बोलते हैं, स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन, ये वृक्षों की प्रधानता रहती है। 4500 मीटर से 4800 मीटर तक यहाँ टुंड्रा तुल्य वनस्पति उगती है। इन भागों में घास, काई और लीचेन उगती है। 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फ जमी रहती है। यातायात के साधनों के अभाव, दुर्गमता एवं पर्वतीय क्षेत्रों का अल्प विकसित होने के कारण पर्वतीय वनों का उचित दोहन नहीं हो सका है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं: पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। क्योंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और समुद्र तल से ऊंचाई इनकी 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलई और पालनी की हिल्स, पालनी की पहाड़ियां पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में सोलास के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनाओ भाई, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलई और पालनी की पहाड़ियों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उन्हें किस नाम से जानते हैं? आंसर, सोलास के नाम से जानते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। पर्वतीय वन की विशेषताएं क्या होती हैं? ऊंचाई के अनुसार वृक्षों व वनों की श्रेणी में भिन्नता आ जाती है। नीचे सदाबहार, बीच में शीतोष्ण व ऊंचाई पर कोणधारी वन। और कोणधारी वनों का प्रयोग आपको पता है कागज बनाने में किया जाता है। इसमें कोनिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, मुलायम लकड़ी होती है। सबसे ज्यादा जो कागज की लुगदी का उत्पादन करता है शायद कनाडा करता है। कौन करता है? कनाडा। हाँ जी, अगर आपको पैसा कमाना है, कनाडा जाना है, तो 2 चीजें सीख लीजिए। एक, ट्रक चलाना, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वहां का। यहाँ के ट्रक नहीं, वहां के ट्रक, क्योंकि वहां के ट्रक, यहाँ के ट्रक सड़क पर चलते हैं, वहां के ट्रक आपके कहाँ चलेंगे? हाँ जी, अरे बर्फ पर भाई। हाँ, और बड़े ट्रक होंगे, सारी सुविधाएं होंगी अंदर, और ये भी नहीं लिखा होगा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना। चलो जी, ऊंचाई के अनुसार वृक्ष व वनों की श्रेणी में भिन्नता। नीचे सदाबहार, बीच में शीतोष्ण, ऊंचाई पर कोणधारी वन। विशेष उपयोगी व मूल्यवान लकड़ियां,
दुर्गम स्थिति होने से विदोहन कठिन है। वनों में अनेक उप उत्पादों, दवा, जड़ी बूटी, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। जड़ी बूटियां हैं, है ना, ये सब है। अब इसके बाद में आगे काफी कुछ बताना है। अभी अगला जो टॉपिक होगा बड़ा, वो होगा मेरा राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में।